गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सी इंटर के लिए आईसीआई के स्टडी मटेरियल से इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। इसमें हमने क्लास में समझ लिया था कि टैक्स का मीनिंग क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, यूनियन लिस्ट में और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या फर्क है। ओवरव्यू ऑफ इंडिया तक हमने पढ़ा था, ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स सॉरी। अब हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 को डिटेल में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को पेज नंबर है आपका 1.6, यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 आप ये पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है, इंडिया का सर्वोच्च लॉ है, कोई भी कानून उसके खिलाफ नहीं जा सकता है। और आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन की जगह आर्टिकल बोले जाते हैं। 265 आर्टिकल में साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी टैक्स बिना लॉ बनाए नहीं लिया जा सकता है पब्लिक से। इसे इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया था 1961 में। उससे पहले भी इनकम टैक्स था 1860 में ब्रिटिश टाइम का, पर उसे हमने रिप्लेस करके एक नया इनकम टैक्स एक्ट बनाया 1961। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं एक्ट कैसे बनता है इंडिया में। एक्ट बटा होता है चैप्टर में। हर एक्ट का पहला चैप्टर जो होता है सेक्शन जो एक्ट होता है वो चैप्टर में होता है, चैप्टर बटे होते हैं सेक्शंस में। पढ़ा था आपने लास्ट क्लास में। हर एक्ट में जो पहला सेक्शन होता है वो इस चीज़ पे होता है कि उस एक्ट का नाम क्या है, कब से वो एप्लीकेबल हुआ है इंडिया में, एप्लीकेबल कब से हुआ, कमेंसमेंट और एप्लीकेबल कब से हुआ, और कहाँ तक वो एक्सटेंड होता है, इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स में आता है, सब में आता है नहीं। तो जो इनकम टैक्स है चैप्टर 1 में सेक्शन 1 में लिखा हुआ कि जो इनकम, इस एक्ट का नाम क्या है। हर एक्ट के सेक्शन 1 में ये लिखा होता है उस एक्ट का नाम क्या है। तो यहाँ इस एक्ट का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। एप्लीकेबल हुआ इंडिया में 1962 से अप्लाई किया गया, और ये पूरे इंडिया में एक्सटेंड होता है। पूरे इंडिया में इनकम टैक्स के प्रोविज़न अप्लाई होते हैं, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इनकम टैक्स एक्ट 1961। द लेवी मतलब होता है चार्ज करना, लगाना, ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया इज गवर्न बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग लगता है। इन दिस बुक वी शैल ब्रीफली रेफर टू दिस एक्ट, मतलब इसमें जो प्रोविज़न है वो आप पढ़ेंगे। बहुत डिटेल प्रोविज़न सी फाइनल में भी आएंगे। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में अप्लाई होता है। इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। ये 1962 से इंडिया में अप्लाई हुआ, भले बन के थे और 1961 पर अप्लाई हुआ 1962 में। इट कंटेन मीन्स इंक्लूड सेक्शन 1 to 298 सेक्शन आते हैं इसमें। स्केड्यूल मतलब सूचियाँ आती हैं 1 to स्केड्यूल जो है, सूचियाँ जो है इस 1 से लेके आपकी 14 तक आती हैं। 23 चैप्टर्स हैं, आप पढ़ चुके हैं। एक बटा होता है चैप्टर बटे होते हैं सेक्शंस में। इस शेड्यूल में रेट्स होती हैं, डेप्रेशन रेट्स के सेक्टर चीज़ें भी होती हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। तो ये स्केड्यूल बनाए जाते हैं अलग से। तो इनकम टैक्स एक्ट में 23 चैप्टर हैं, 1 to 298 आपके सेक्शन हैं, और जो स्केड्यूल है 1 to 14 से हैं। अब कैसे रीड करते हैं सर एक्ट में सेक्शन। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक्ट बटा होता है चैप्टर में, चैप्टर बटे होते हैं सेक्शन में। अब जैसे ये लिखा हुआ है सेक्शन, अब सर इसे रीड कैसे करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, इसे ऐसे पढ़ते हैं कि सेक्शन 2 का पहला पॉइंट, उसमें भी सब पॉइंट ए। अगर मैं बिना सेक्शन की कोई बात करूँ तो मैं कि कोई पॉइंट नंबर 2 है, उसका सब पॉइंट 1 और उसका भी सब पॉइंट ए। नॉर्मल लैंग्वेज में तो ऐसे बोलेंगे, पर एक्ट की लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे कि कोई सेक्शन है 2, उसका सब सेक्शन है 1 और क्लॉज है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये कैसे पता चलता है कि इस सेक्शन है। कई बार सीधे क्लॉज भी आ जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 बोलना है या सेक्शन 2 क्लॉज 1 बोलना है, क्लॉज या सब सेक्शन। अब सर ये पता कैसे चलेगा, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे समझना है। मान लीजिए कोई जैसे चीज़ है, जैसे मान लीजिए आप 11th-12th में जब पढ़ते थे और नॉर्मल बुक्स आप पढ़ते थे, तो जैसे कोई हेडिंग हो गई, हेडिंग के अंदर आते थे पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ठीक है, और इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे उसके बाद ही सेकंड आपको समझ में आएगा। इस तरह से ये पॉइंट्स आपस में लिंक है इनका आपस में, यानी अगर आप एक को छोड़ देंगे तो दूसरा बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप सीधे सेकंड से स्टार्ट नहीं कर सकते या थर्ड पॉइंट नहीं पढ़ सकते, इनका आपस में कनेक्शन है। तो अगर ऐसा है तो वो सब सेक्शन बोला जाता है कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 1।
जिनका आपस में लिंक है। पर मान लीजिए इन अलग अलग पॉइंट है, अगर मैं सेकंड को भी पढ़ लूँ फर्स्ट नहीं भी पढ़ूँ तो भी मुझे क्लियर हो जाएगा कि वो चीज़ क्या कहना चाह रही है। उसके लिए मुझे फर्स्ट पॉइंट को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, तो वो क्लॉज होता है। क्लॉज इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका आपस में कोई लिंक नहीं होता, तो हम क्लॉज बोलेंगे कि सेक्शन 2 क्लॉज 1 है। और अगर आपस में लिंक है उनसे, मतलब जब ये पढ़ेंगे तभी आपको सब सेक्शन 2 या सब सेक्शन 3 समझ में आएगा, तो ये सब सेक्शन हो जाएंगे, राइट। और अगर आप इनका आपस में कोई लिंक नहीं है तो इन्हें क्या बोलेंगे, क्लॉजेस बोलेंगे। तो ये फ़र्क होता है। तो डिपेंड करता है कौन सा आप सेक्शन पढ़ रहे हैं। तो अगर उसका आपस में लिंक है सब पॉइंट का आपस में, तो वो सब सेक्शन होंगे। और अगर आपस में कोई लिंक नहीं है, इंडिपेंडेंट चीज़ कही गई है उस पॉइंट में, तो वो क्लॉजेस बोले जाते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं। अ सेक्शन अ सेक्शन में हैव सबसेक्शन हो सकते हैं, या क्लॉजेस हो सकते हैं, या सब क्लॉजेस हो सकते हैं। व्हेन ईच पार्ट ऑफ द सेक्शन इज इंडिपेंडेंट, देखिए इंडिपेंडेंट है, आपस में उसका कोई लिंक नहीं है सब पॉइंट्स का, ऑफ ईच अदर, एंड वन इज नॉट रिलेटेड विद द अदर, सच पार्ट्स आर कॉल्ड क्लॉज। फिर आप उन्हें क्लॉज बोलेंगे। सब सेक्शन ऑन द अदर हैंड रेफर टू सच पार्ट ऑफ अ सेक्शन वेयर ईच पार्ट इज रिलेटेड विद अदर। अगर वो आपस में रिलेटेड हैं तो आप उन्हें सब सेक्शन बोलेंगे। एंड ऑल सब सेक्शन टेकन टुगेदर कंप्लीट द कॉन्सेप्ट प्रोपाउंडेड इन दैट सेक्शन। अब जब सारे सब सेक्शन को पढ़ेंगे तभी वो सेक्शन आपको ढंग से समझ में आएगा, तो हम वहाँ पे सब सेक्शन वर्ड यूज़ करेंगे। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसको एग्जाम्पल से भी समझा रखा है इन्होंने, पढ़ लेते हैं। द क्लॉजेज ऑफ सेक्शन 2, हाँ जनरली हर एक्ट के सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती हैं। डेफिनेशंस क्यों दी जाती हैं किसी एक्ट को समझने के लिए, क्योंकि हर एक्ट में कुछ टेक्निकल वर्ड होते हैं। अगर वो टेक्निकल वर्ड आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे तो वो एक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। याद कीजिए, आपने फर्स्ट टाइम जब माउस देखा होगा लैपटॉप का या कंप्यूटर का माउस, जैसे मैं फर्स्ट टाइम हमें बताया गया था, हम जब कंप्यूटर में लेके गया था, आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में कंप्यूटर देखा था 1997 जब डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे। कंप्यूटर एक लग्जरी आइटम माना जाता था, लैपटॉप तो खैर होते ही नहीं थे। तो हमारे टीचर हमें कंप्यूटर लैब में गए, हम बहुत छोटे थे, तो कंप्यूटर लैब में गए, सर ने बोला बैठ जाइए सीट्स पे, हम बैठ गए। टीवी जैसे ही दिख रहा था, पहले टीवी भी उसी तरह के आते थे, मोटे मोटे काफ़ी हैवी ब्रॉड, तो हमें लोग लगा टीवी जैसा ही है कंप्यूटर भी। फिर सर ने अचानक बोला माउस पकड़ लो, तो हम सब तो डर गए, क्योंकि माउस का मतलब तो हमने पता था रेट होता है, राइट। पर हमें सर ने बताया कि इस डिवाइस को, जो एक माउस डिवाइस बोलते हैं अपन लैपटॉप डेस्कटॉप पे, इस डिवाइस को माउस बोलते हैं। तो सर से मिस्टेक क्या हुई, पहले वो हमें टर्मिनोलॉजी बताते कि देखो ये मॉनिटर होता है, ये कीबोर्ड होता है, ये आपका माउस होता है। बिना, अगर आपने कोई टर्मिनोलॉजी ही नहीं बताई, आप अचानक बोलेंगे किसी बच्चे को कि मॉनिटर देखो कहाँ पर है, कीबोर्ड कहाँ पे, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, राइट। तो हर एक्ट में सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी जाती हैं। हर एक्ट में कुछ टेक्निकल वर्ड होते हैं जिन्हें आप टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। उन टेक्निकल वर्ड्स को आपको समझना होता है, तभी वो एक्ट आपको समझ में आएगा, वो कानून समझ में आएगा। क्योंकि कुछ वो उस एक्ट में हो सकता है उसका मीनिंग कुछ और हो, और आम बोलचाल में उसे कुछ और कहते हो। अगर आम बोलचाल की बात करें तो कोई बोलेगा माउस आ गया घर में, तो हम उसे थोड़ी बोलते हैं कि वो डिवाइस आ गया, हम मानते हैं चूहा घुसा है आपके घर में, राइट। तो इसलिए टेक्निकल चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है, इसलिए सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी जाती है। तो जैसे सेक्शन 2 है इनकम टैक्स का, डिफाइन करता है मीनिंग ऑफ टर्म यूज इन इनकम टैक्स है। क्लॉज 1A डिफाइन एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है बताता है, और क्लॉज 1B अमल कमीशन क्या होता है। जब दो कंपनियां मर्ज होती हैं आपस में तो उसे अमल कमीशन बोलते हैं। आप आगे पढ़ेंगे ढंग से। तो इसको समझने के लिए मुझे एग्रीकल्चर इनकम को थोड़ी पढ़ना है कि खेती बाड़ी से इनकम समझ में आएगी तभी मुझे अमल कमीशन का मीनिंग समझ में आएगा। तो इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, तो इन्हें क्लॉज 1A और 1B बोलेंगे। यानी इसे ऐसे लिखेंगे, सेक्शन 2 क्लॉज 1A एग्रीकल्चर इनकम का मीनिंग बताया गया है, सेक्शन 2 क्लॉज 1B अमल कमीशन का मीनिंग बताया गया है। Each one of them is independent of other clause of the same. Likewise, the clause of section 10 contain the exemption in respect of certain income. अभी आप पढ़ेंगे इनकम टैक्स में सेक्शन 10 में एग्जेम्प्टेड इनकम आती है। एग्जेम्प्टेड इनकम मतलब जिन पे बिल्कुल टैक्स नहीं लगता है उन्हें एग्जेम्प्टेड इनकम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल क्लॉज 1 में लिखा गया है प्रोवाइड एग्जेम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, कि इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम माफ़ हो जाती है, अगर आप खेती बाड़ी से कमाते हैं तो माफ़ हो जाएगा। और क्लॉज 2 में लिखा गया प्रोवाइड एग्जेम्पशन ऑफ शेयर इनकम ऑफ मेंबर ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर आपका हिंदू परिवार है जो बिजनेस करता है तो टैक्स देगा प्रॉफिट पे, प्रॉफिट के पे टैक्स देने के बाद वो पैसा मेंबर्स में आपस में बटेगा, तो वो आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जो हिंदू परिवार के प्रॉफिट में जो शेयर मिल रहा है, हिस्सा मिल रहा है, वो दोबारा टैक्सेबल नहीं होगा, डबल डबल टैक्स थोड़ी लगेगा। ऑलरेडी पूरे प्रॉफिट पे टैक्स दे दिया, उसके बाद ही मेंबर्स में बट रहा है, तो इससे वो माफ़ कर दिया जाता है मेंबर्स के लिए। तो ये तो क्लॉज का मीनिंग हो गया।
अब सबसेक्शन क्या होता है, जिनका आपस में लिंक होता है। सेक्शन 5 डिफाइन द स्कोप ऑफ टोटल इनकम हैज़ 2 सेक्शन, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। सेक्शन 5 बताता है कि कौन सी इनकम पे कौन सा आदमी इंडिया में टैक्स देगा। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, इन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। सबसेक्शन 1 में लिखा गया द स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ अ रेजिडेंट, कि अगर आप इंडिया में निवासी हैं, रेजिडेंट हैं, अगर आप इंडिया में ही रहने वाले हैं, कब माना जाता है रेजिडेंट, आप आगे पढ़ेंगे तो आपको टैक्स देना होगा। एंड सबसेक्शन 2 में लिखा है डिफाइन द स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट, और अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, आप इंडिया में निवास नहीं करते, फिर भी आपको कुछ इनकम पे टैक्स देना होगा, वो भी बताया गया। तो मुझे ये पता करना होगा कि किस आदमी को टोटल इनकम पे टैक्स देना है, तो ये दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ रेजिडेंट होंगे, कुछ नॉन। अगर मैं एक पढ़ के छोड़ दूंगा तो दूसरा अधूरा रह जाएगा, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो ये आपस में नहीं सबसेक्शन बोलेंगे। ईच सबसेक्शन इज रिलेटेड विद द अदर इन सेंस दैट ओनली व्हेन वन रीड देम ऑल, जब आप पढ़ेंगे सबको एक साथ, वन गेट्स अ कंप्लीट आइडिया रिलेटेड विद द स्कोप ऑफ टोटल इनकम, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल है, कौन सी इनकम किसके लिए माफ है। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आएगा कि कब सबसेक्शन बोलना है, कब क्लॉजेस बोलना है। अगर इन सब पॉइंट्स का आपस में लिंक है, यानी एक को पढ़ेंगे तभी दूसरा समझ में आएगा, अगर आप इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएंगे वो सब पॉइंट्स, तो इन्हें आप क्या बोलेंगे, सबसेक्शन। पर अगर वो इंडिपेंडेंट है, एक को पढ़ेंगे दूसरा पढ़े ना पढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक को पढ़ के उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो इसे बोलेंगे सब क्लॉजेस या क्लॉजेस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे कई जगह ऐसे भी लिखा होता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज 1, हाईएस्ट ही होता है, ऐसे रीड करते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज 1। और अगर मान लीजिए क्लॉज है तो ऐसे लिखा होगा, सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। क्लियर? नेक्स्ट, सेक्शन में ऑल्सो है प्रोविजो एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये आपके मई 2018 में क्वेश्चन भी आया है इस पे। ब्रीफली एक्सप्लेन द पर्पस फॉर विच द वर्ड प्रोविजो एंड एक्सप्लेनेशन आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर वेरियस सेक्शन इनकम टैक्स है, कि प्रोविजो का मतलब बताइए और एक्सप्लेनेशन क्यों डाले जाते हैं इनकम टैक्स में, तो समझ लें ध्यान से। आप पढ़ चुके हैं एक्ट जो होता है, एक्ट बटा होता है चैप्टर्स में, जैसे बुक्स में चैप्टर होते हैं 1 2 3 4, ऐसे कानून में भी चैप्टर होते हैं। फर्स्ट चैप्टर है इनकम टैक्स का, सेकंड चैप्टर है, टोटल आप पढ़ चुके हैं 23 चैप्टर है। चैप्टर में जो लिखा होता है उसे सेक्शन बोलते हैं, कि जैसे अपन 11 12 में सेक्शन की जगह हेडिंग बोलते थे कि इस हेडिंग में ये चीज़ दे रखी है, यहाँ सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, कि 1 to 2 सेक्शन में ये लिखा है, थर्ड में लिखा है सेक्शन। सेक्शन में जो चीज़ लिखी होती है उसे प्रोविज़न बोलते हैं, कि भाई इस सेक्शन में लिखा हुआ है तो उसे प्रोविज़न बोलते हैं। क्लियर? यहाँ तक तो आ गया होगा। एक्ट बटा होता है चैप्टर्स में, चैप्टर बटे होते हैं सेक्शंस में, सेक्शन में जो चीज़ लिखी होती है उसे प्रोविज़न बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए किसी अपन कोई कानून है, कोई भी कानून समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे लिखा गया है कि कहीं आप जा रहे हैं, कि यहाँ से जाना मना है, दिस स्ट्रीट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर कॉमन सिटीजन, लिखा हुआ है कि यहाँ से जाना मना है, ये रास्ता नहीं आप इसमें एंटर नहीं कर सकते विदाउट स्पेसिफिक परमिशन, मना कर रखा है। पर उसमें एक नोट स्टार लगा रखा है, नीचे नोट डाल रखा है कि केवल प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या कोई भी पर्सन्स के नाम लिखेंगे, अगर ये डेलीगेशन है आपके पास, ये अथॉरिटी है, तो आपको परमिशन नहीं चाहिए, आप इस रास्ते से जा सकते हैं। तो जो लिखा गया था पहले कि भाई इस रास्ते से नहीं जा सकते, उसे बोलेंगे प्रोविज़न। ये प्रोविज़न ये था कि इस रास्ते से नहीं जाना था, पर उसके एक्सेप्शन में आपने लिख दिया कि नहीं ये लोग जा सकते हैं, अगर ये कंडीशन पूरी हो जाए तो जा सकते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रोविज़ो। क्लियर? प्रोविज़न मतलब जो प्रोविज़न में लिखा गया उसके अगेंस्ट में कोई बात की जा रही है, उसके एक्सेप्शन में कोई बात की जा रही है, तो उसे प्रोविज़ो बोला जाता है, कि अगर ये ऐसे करेंगे तो वो अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। तो प्रोविज़ो का मतलब हो गया एक्सेप्शन। क्लियर? एक होता है एक्सप्लेनेशन वर्ड, स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण मतलब किसी को बहुत असाधारण शब्दों में बताना कि वो चीज़ क्या कहना चाहती है, राइट? जैसे इनकम टैक्स वालों ने लिख दिया कि कोई नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट मतलब जो इंडिया में नहीं रहता है, उसे भी इंडिया में टैक्स देना होगा, ये लिख दिया। अब क्वेश्चन उठता है वो इंडिया में जब रहता ही नहीं तो कौन सी इनकम पे टैक्स देगा, ये तो बताइए। ये तो लिख दिया आपने कि कोई नॉन रेजिडेंट भी है, मतलब इंडिया में नहीं भी रहता है, तो फिर भी वो इंडिया में टैक्स देगा, पर किस केस में देगा?
जैसे बिल गेट्स हैं, वो तो अमेरिका में रहते हैं, राइट, वो इंडिया में नहीं रहते, तो इंडिया में क्यों देंगे टैक्स? तो आपने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया ढंग से, बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, पब्लिक इसे समझ ही नहीं पाएगी। तो आपको बताना होगा ना कि अगर आप इंडिया में ये कमाएंगे इनकम तो देना होगा, अगर इंडिया में नहीं कमाएंगे तो नहीं देना होगा, राइट। तो आपको कोई ऐसी चीज़ आपने एक्ट में लिख दी है जो आम आदमी नहीं समझ सकता है ढंग से, तो डिपार्टमेंट क्या करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, टाइम टू टाइम उस सेक्शन में जो लिखा हुआ है उसके लिए एक्सप्लेनेशन निकालता है कि इस सेक्शन में इस पॉइंट का ये मतलब है, ताकि आम आदमी उसे ढंग से समझ सके, लोग अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट नहीं करें, अपने अपने हिसाब से मीनिंग नहीं निकालें। तो इन चीज़ों को बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। क्लियर? पढ़ लेते हैं। अ सेक्शन में ऑल्सो है प्रोविजो, किसी भी सेक्शन में प्रोविजो भी हो सकते हैं, प्रोविजो मतलब एक्सेप्शन भी हो सकते हैं और एक्सप्लेनेशन भी हो सकते हैं, स्पष्टीकरण भी हो सकता है। द प्रोविजोज टू अ सेक्शन और सबसेक्शन क्लॉज स्पेल आउट, ये बताते हैं द एक्सेप्शन, उसके अगेंस्ट में उल्टा बोलते हैं, कंडीशन टू द प्रोविजन कंटेन इन द रिस्पेक्टिव सेक्शन सबसेक्शन क्लॉज, दैट इज द प्रोविजो स्पेल आउट बताता है द केसेस, वो परिस्थितियां वेयर द प्रोविजन कंटेन, की जो प्रोविजन लिखा गया है इन द रिस्पेक्टिव सेक्शन या सबसेक्शन या क्लॉज में वुड नॉट अप्लाई, वो अप्लाई नहीं होगा, और वेयर द प्रोविजन वुड अप्लाई, अगर होगा तो विद सर्टेन मॉडिफिकेशन, राइट। एक्सप्लेनेशन टू अ सेक्शन और सबसेक्शन क्लॉज गिव अ क्लैरिफिकेशन, वो स्पष्टीकरण देता है, कंफ्यूजिंग चीज़ों को हटाता है, रिलेटिंग टू द प्रोविजन कंटेन, उन प्रोविजंस के बारे में बताता है इन द रिस्पेक्टिव सबसेक्शन क्लॉज और सेक्शन में जो लिखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इनकम टैक्स में सेक्शन 80GB और 80GC कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, उसे हम पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। इंडिया में एक जन प्रतिनिधि अधिनियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है 1951, उस कानून के अकॉर्डिंग जो ग्रुप रजिस्टर्ड होता है उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी। जैसे कंपनी क्या होती है, अगर कोई आपसे पूछता है जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होती है, ऐसे एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कानून बना हुआ है इंडिया में, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, तो जो ग्रुप उस में रजिस्टर्ड होता है उसे हम पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, तो आपकी जो इनकम है उसे घटा दिया जाएगा अगर आप बीजेपी या कांग्रेस को डोनेशन देते हैं, तो आप जितनी भी डोनेशन देते हैं, जैसे आपकी इनकम 20 लाख है, आपने 2 लाख की डोनेशन दी, तो टैक्स वाले बोलते हैं कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं तो हम आपकी इनकम को कम कर देंगे, लिखा हुआ है टैक्स में साफ साफ अंडर सेक्शन 80GB और 80GC, कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय कंपनी एंड अदर पर्सन रिस्पेक्टिवली टू अ पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट। इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है, इलेक्टोरल ट्रस्ट मतलब एक कंपनी होती है जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग खोली जाती है, इस कंपनी का मोटिव होता है पब्लिक से या लोगों से डोनेशन लेना और पॉलिटिकल पार्टीज को प्रोवाइड करना, तो उसे इलेक्टोरल ट्रस्ट बोलते हैं। रजिस्टर्ड कंपनी होती है जो लोगों से पब्लिक से चंदा इकट्ठा करती है, दान इकट्ठा करती है और पॉलिटिकल पार्टी को पहुंचाती है। अब ये तो लिख दिया टैक्स वालों ने, अब इसमें पॉलिटिकल पार्टी किसे मानेंगे, मान लो मैंने 4 लोगों को इकट्ठा किया और अपना एक दल बना लिया, अंकित दल, ठीक है, तो क्या मैं भी पॉलिटिकल पार्टी हो गया? नहीं। तो टैक्स वाले इसका स्पष्टीकरण देंगे कि व्हाट डू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी, किसे माना जाएगा, कंफ्यूजिंग वर्ड है, पॉलिटिकल पार्टी किसे माना जाएगा वो तो बताया नहीं टैक्स वालों ने, ठीक है। और ये तो लिख दिया टैक्स वालों ने कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को दान देंगे तो आपकी इनकम को कम कर देंगे, पर दान किस फॉर्म में देना है, क्या हम कोई वस्तु दे सकते हैं, कपड़े लत्ते, या फिर हम कोई कैश में दे सकते हैं पैसे, या बैंक से देना होगा, तो टैक्स वालों ने लिखा कि बैंक से देना होगा तभी माना जाएगा, कैश में देंगे तो नहीं मिलेगी छूट। तो ये एक्सेप्शन हो गया ना कि कुछ कंडीशन पूरी करने पे ही आपको वो बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, तो इसे प्रोविजो बोलेंगे, वही लिखा हुआ देखिए। The proviso मतलब exception to section 80GB और 80GC provide that no deduction shall be allowed, आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, यानी आपकी इनकम को कम नहीं किया जाएगा under those section in respect of any sum contributed by cash, अगर आपने कैश में दिया है पैसा to a political parties or an electoral trust, thus the proviso of these section, तो ये exception जो है इन सेक्शन का क्या बता रहा है, spell out बता रहा है the circumstances, वो परिस्थितियाँ when deduction would not be available, कि आपको कोई छूट नहीं मिलेगी देयर अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड, जो आपने डोनेशन दिया उसकी। क्लियर? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? एक्सप्लेनेशन का मतलब बता दिया कि कोई वर्ड ऐसा आता है टेक्निकल, तो टैक्स वाले बताते हैं कि भाई उसका मीनिंग क्या है। जैसे पॉलिटिकल पार्टी आया, अब पॉलिटिकल पार्टी किसे माना जाएगा, टैक्स वाले ने बता रखा है। द एक्सप्लेनेशन बिलो सेक्शन 80GC प्रोवाइड दैट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 80GB और 80GC पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग हुआ अ पॉलिटिकल पार्टी जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 में। दस द एक्सप्लेनेशन क्लैरिफाई, एक्सप्लेनेशन आपको बताता है दैट द पॉलिटिकल पार्टी हैज़ टू बी रजिस्टर्ड
रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। क्यों नाम लिखने से कोई ग्रुप नहीं या दल नहीं बन जाएगा, यू हैव टू रजिस्टर, आपको उसे रजिस्टर कराना ही पड़ेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया कि इंडिया में हर साल एक बजट आता है जिसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं बजट आता है फरवरी में इंडिया का। जो फाइनेंस मिनिस्टर है जैसे निर्मला सीतारमण जी हैं वो प्रेजेंट करती हैं बजट, फाइनेंशियल बजट। तो ये बजट आता है, इसमें पहले ही बता दिया जाता है कि आने वाले साल में किस रेट से आपको टैक्स देना है, इंडियन गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट करेगी, कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर होगा, किस पे खर्च होगा, उस पैसे का जो रेवेन्यू आएगी इंडिया में टैक्स के नाम से जो गवर्नमेंट का पैसा आएगा वो किन किन पर्पस में खर्च करेगी। रक्षा, तभी तो बताया जाता है डिफेंस बजट क्या है इंडिया का, एजुकेशन बजट क्या है, डेवलपमेंट के लिए रोड्स का बजट क्या, एटसेट्रा। तो ये बजट्स की डिटेल बता रहे हैं आपको। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडरगोज चेंजेस एवरी ईयर। हर साल इनकम टैक्स में चेंज होगा, रेट बदल जाती है, प्रोविजंस बदल जाते हैं कुछ, विद एडिशन, इसमें कुछ एडिशंस होते हैं, एंड सब्सटीट्यूशन, कुछ चीज़ें हटाई जाती हैं। ब्रॉट इन बाय, किसके थ्रू हटाई जाती हैं, एनुअल फाइनेंस एक्ट पास बाय पार्लियामेंट। हर साल एक बजट आता है संसद में, जब उस बजट पे राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो उसे फाइनेंस एक्ट बोला जाता है। समटाइम्स द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज ऑल्सो अमेंडेड। कई बार इनकम टैक्स के मेन प्रोविजन में भी चेंज हो सकता है थ्रू अदर लेजिस्लेशन लाइक इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट लाया जा सकता है। इनकम टैक्स में कोई चेंजेस करने तो आप इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट ला के चेंज कर सकते हैं। अब फाइनेंस एक्ट की डिटेल बताई जा रही है। एवरी ईयर, हर साल, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार के वित्त मंत्री होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट बजट सेशन में। बजट मतलब बजट बनाने में पहले ही बताना कि ये इनकम होंगी और ये एक्सपेंस होंगे। व्हेन द फाइनेंस बिल इज पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जब दोनों हाउसेज में पास हो जाता है, एंड गेट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, और जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, इट बिकम्स द फाइनेंस एक्ट, तो ये एक्ट बन जाता है। अमेंडमेंट होते रहते हैं, कुछ चेंजेस होते रहते हैं, और मेड एवरी ईयर टू इनकम टैक्स एक्ट में और अदर टैक्स लॉ बाय फाइनेंस एक्ट। इस फाइनेंस बिल के द्वारा, फाइनेंस एक्ट के द्वारा इनकम टैक्स में चेंजेस किए जा सकते हैं। अभी जो फाइनेंस एक्ट होता है ये 4 हिस्सों में बटा होता है, इसके 4 पार्ट होते हैं, राइट। द फर्स्ट स्केड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट, जो पहला स्केड्यूल होता है, कंटेन मतलब बटा होता है 4 पार्ट्स विच इस पे द रेट ऑफ टैक्स, जिसमें टैक्स की रेट लिखी होती है। 4 पार्ट में बटा होता है, इसका पहला हिस्सा फर्स्ट स्केड्यूल। फर्स्ट पार्ट 1 में लिखा होता है कि आने वाला जो साल है, जो अप्रैल से स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर, उसमें किस रेट से आपको टैक्स देना है, ताकि आप प्लानिंग कर सकें। टैक्स बचाने के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। चोरी करना इलीगल है, टैक्स इवेजन इलीगल है, पर टैक्स वालों ने अगर आपको कोई बता रखा है कि हाँ यहाँ अगर आप डोनेशन देंगे, दान देंगे, आप LIC कराएंगे या मेडिकल पॉलिसी लेंगे तो वो आपकी इनकम को कम कर देंगे, तो उनका फ़ायदा आप ले सकते हैं। तो पहले से बता दिया जाता है एडवांस में कि किस रेट से आपको टैक्स देना है, ताकि आप अपनी टैक्स को बचाने की प्लानिंग कर सकें। पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट स्पेसिफाई द रेट ऑफ टैक्स बताता है, जो कि एप्लीकेबल होगी करंट असेसमेंट या जो आने वाला साल है उसमें। अकॉर्डिंगली पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट 2025 में जो बजट आया था, स्पेसिफाई करता है रेट ऑफ टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 कि 25-26 में जो आप कमाएंगे उस पर किस रेट से टैक्स देना है, ये फरवरी 25 में आपको बता दिया गया था। तो फर्स्ट पार्ट में होती है टैक्स की रेट। सेकंड पार्ट में लिखा होता है कि TDS किस रेट से काटा जाएगा। अब सर ये TDS क्या होता है, ठीक है, सुना होगा, फिर थोड़ा समझ लें। TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसका मतलब होता है जैसे ही इनकम जनरेट होगी वैसे ही हाथों हाथ टैक्स कटेगा, आपके देने का वेट नहीं करेगा टैक्स डिपार्टमेंट। जैसे आप कहीं जॉब करते हैं, आपकी सैलरी है 2 लाख और टैक्स में बोल रखा है कि सैलरी पे सपोज 10% टैक्स कटेगा, तो जो आपका एम्प्लॉयर है आपको जब सैलरी देगा महीने की 1 तारीख को, पहले वो 20,000 काट लेगा और आपको 180 देगा। तो तभी तो ये बोलते हैं लोग तेरी इन हैंड सैलरी क्या है। इन हैंड सैलरी कम होती है क्योंकि टैक्स कट जाता है, PF भी कटते हुए आगे पढ़ेंगे, टैक्स पहले ही कट जाता है। तो TDS एक तरह से एडवांस टैक्स का ही होता है। एडवांस मतलब पहले ही जो आप पेयर है, कुछ चीज़ों पे, सब पे नहीं करते हैं। टैक्स उन्होंने बता रखा है कि इन पर आपको TDS काटना है। TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड मतलब जैसे ही इनकम जनरेट होगी, व्हेनेवर इनकम जनरेट टैक्स विल बी चार्ज, उसी टाइम टैक्स कट जाएगा, अगले महीने अगले साल का वेट नहीं होगा देने के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को TDS बोलते हैं। अब किस रेट से कटेगा वो आपको दिया होता है स्केड्यूल, पार्ट सेकंड में। पार्ट सेकंड स्पेसिफाई द रेट, वो रेट बताता है एट विच टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स, कि जिस रेट से TDS काटा जाएगा फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर में। अकॉर्डिंगली पार्ट सेकंड ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट जो होता है, स्पेसिफाई द रेट एट विच टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स फॉर द फाइनेंशियल 25-26, कि किस रेट से आपको TDS काटना है और कौन सी इनकम पे काटना है, ये आपको पार्ट सेकंड में बताया जाता है। क्लियर।
पार्ट थर्ड में होता है कि सैलरी से अगर आप कमा रहे हैं इनकम तो किस रेट से देना होगा टैक्स, आपको वो लिखा होता है। और एडवांस टैक्स कब देना होगा इंडिया में, एडवांस टैक्स अभी आप पढ़ेंगे भी आगे। अगर किसी आदमी को लगता है कि वो इतनी इनकम कमा लेगा 25-26 में, 25 स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 25 से, एंड होगा 31 मार्च 26 को, कि आप इतनी इनकम कमा लेंगे कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी आएगी, टैक्स जो देना पड़ेगा 10,000 या उससे ज़्यादा लगेगा, तो आपको सेम ईयर में ही टैक्स का पेमेंट स्टार्ट करना होगा। अगर आपको लगता है कि आप 10,000 से ज़्यादा नहीं बनेगा आपका टैक्स, तो आप अगले साल दे सकते हैं 26-27 में, जिसे बोलते हैं असेसमेंट ईयर। जिस साल आप इनकम कमाते हैं उसे टैक्स में बोलते हैं प्रीवियस ईयर। अभी आप आगे ही पढ़ेंगे पर अभी भी समझ लें। अकाउंट्स में तो बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर, पर इनकम टैक्स वाले अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। और नेक्स्ट ईयर जो से एक साल आगे चलता है असेसमेंट ईयर, उस साल आप टैक्स पे करते हैं प्रीवियस ईयर की इनकम पे, उसे बोलते हैं असेसमेंट। असेसमेंट मतलब कैलकुलेशन, उस साल आपकी इनकम की कैलकुलेशन की जाती है कि आपको कितना टैक्स देना है, तो उसे बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो अगर आपको लगता है अब 10,000 से कम बनेगा आपका टैक्स, तो आपको अभी नहीं देना टैक्स, आप अगले साल भी दे सकते हैं। पर अगर 10,000 या उससे ज़्यादा आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी बनेगी, आपको डाउट है, आपको लग रहा है, अंदाज़ा है कि इतना टैक्स मेरा 20,000 टैक्स बनेगा सपोज अगले साल, यानी मैं आज इस साल इतना कमा लूँगा कि मुझे 20,000 टैक्स देना पड़ेगा टैक्स, तो मुझे इसी साल से देना स्टार्ट करना है, अगले साल का वेट नहीं करना है। तो इसे बोलते हैं एडवांस टैक्स, क्योंकि अब एडवांस में दे रहे हैं, इससे इसे एडवांस टैक्स बोला जाता है। वैसे रूल ये है कि कमाना है प्रीवियस ईयर में, देना है असेसमेंट ईयर में टैक्स, यानी हाथों हाथ नहीं देना होता टैक्स, अगले साल देना होता है। पर एडवांस टैक्स के कुछ प्रोविज़न बनाए गए हैं, वो भी उसके लिए आपको पढ़ना होगा पार्ट थर्ड। गिव, इसमें लिखा होता है गिव द रेट फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स, किस रेट से लगेगा, डिडक्टिंग टैक्स फ्रॉम इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, से अगर आप इनकम कमा रहे हैं, सैलरी मतलब कहीं जॉब कर रहे हैं, तो सैलरी से जो इनकम कमा रहे हैं वो सैलरी हेड में आएगी, उस पर किस रेट से टैक्स कटेगा। एंड कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स कैसे होगी, वेयर द असेसी एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 15BAC, ठीक है, क्लॉज 1A। अब सर ये क्या है डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम, न्यू एक होता है न्यू टैक्स रेजिम, एक नई रेट है टैक्स की, एक है ओल्ड टैक्स। टैक्स वालों ने ऑप्शन दे रखा है, आप ओल्ड रेट से भी दे सकते हैं टैक्स और न्यू रेट से भी दे सकते हैं। जो न्यू रेट होती है वो सेक्शन 115BAC क्लॉज 1A के अकॉर्डिंग बताई जाती हैं, तो इसे बोलते हैं डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम ओल्ड रेट से टैक्स नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको न्यू रेट से टैक्स देना होगा, वो आप पे अप्लाई होगा। तो अगर आप ये नहीं अपनाते हैं ऑप्शन, आप ओल्ड रेट से टैक्स देना चाह रहे हैं, तो कब देना होगा एडवांस टैक्स, वो बताया गया है पार्ट थर्ड में। अब कैसे पता चलेगा सर कौन सा टैक्स प्रोविज़न ज़्यादा बेनिफिशियल है, हमें ओल्ड रेट से टैक्स देना है या न्यू रेट से टैक्स देना है, ये आप आगे सीखेंगे जब आप कंपैरिजन कर पाएंगे। अभी आप बस इतना समझिए कि टैक्स डिपार्टमेंट ने दो रेजिम बना रखे हैं। रेजिम मतलब एरिया, कि आप ओल्ड टैक्स से भी ओल्ड रेट भी यूज़ कर सकते हैं इनकम टैक्स देने के लिए, आप न्यू रेट भी, न्यू रेजिम या न्यू रेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। और पार्ट 4 में दिया होता है कि इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम किस तरह से कैलकुलेट होगी। वैसे तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री होती है, अगर आप किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं और कोई प्रॉफिट कमाते हैं फसल बेचने पे, क्रॉप्स बेचने पे, तो देयर इज़ नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगता है, चाहे करोड़ों या खरबों अरबों में आपकी इनकम हो। पर कुछ एक्सेप्शन भी है कि कुछ केसेस में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स देना होता है, वो आप आगे पढ़ेंगे। तो वो किस रेट से देना होगा, कैसे कैलकुलेट होगी, वो सब लिखा होता है पार्ट 4 में। तो यहाँ तक हो गया होगा कि जो फाइनेंस एक्ट है वो एवरी ईयर आता है, जिसे आप फाइनेंस बिल बोलते हैं। जब फाइनेंस बिल पे राष्ट्रपति साइन कर देता है उस बजट पे, तो वो फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एक्ट 4 पार्ट में, एक्ट का जो फर्स्ट स्केड्यूल है, फर्स्ट हिस्सा है, वो 4 पार्ट में बटा होता है। पहले पार्ट में लिखा होता है कि किस रेट से आपको टैक्स देना है जो अपकमिंग ईयर आने वाला है उसमें। पार्ट सेकंड में लिखा होता है कि आप किस रेट से TDS काटेंगे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जैसे इनकम जनरेट होगी हाथों हाथ टैक्स कटता है कुछ इनकम पे, वो कौन कौन सी इनकम है, किस रेट से काटेंगे, वो पार्ट सेकंड में लिखा होता है। पार्ट थर्ड में लिखा होता है कि सैलरी हेड में जो इनकम आती है उस पर किस रेट से आपको टैक्स देना है। अगर आप सैलरी जॉब करते हैं कहीं पे, तो सैलरी मिलती होगी आपको, वेजेस या सैलरी एक ही बात है, तो उस पर किस रेट से आपको टैक्स देना है, एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। और पार्ट 4 में लिखा हुआ है कि नेट एग्रीकल्चर इनकम किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी इंडिया में। तो ये आपका फाइनेंस एक्ट हो गया। अब बात करते हैं इनकम टैक्स रूल 1962। ये पढ़ाया था आपको कि रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, तो देखिए ध्यान से समझना। एक्ट बनता है सबसे पहले, एक्ट बटा होता है चैप्टर्स में, चैप्टर बटे होते हैं सेक्शंस में, राइट। और सेक्शन में जो चीज़ लिखी होती है उसे बोलते हैं प्रोविज़न, ये आप पढ़ चुके हैं। अब प्रोविज़न को अप्लाई करने के लिए, ढंग से अप्लाई करवाने के लिए क्या बनाए जाते हैं, रूल्स। ये एक्ट में नहीं होते हैं, अलग से बनाए जाते हैं। प्रोविज़न में तो बेसिक चीज़ें तो एक्ट में लिखी जाती हैं, ठीक है, पर पेनल्टी
क्या पेनल्टी लगेगी, अगर आप कोई लॉ तोड़ते हैं तो कितने रुपए की पेनल्टी लगेगी, जेल कितनी होगी, क्या सज़ा मिलेगी आपको, क्या प्रावधान है, कौन कौन से फॉर्म भरने होंगे इनकम टैक्स में एक्सेट्रा, ये रूल्स में लिखे जाते हैं। क्योंकि रूल्स कभी भी बदले जा सकते हैं। अगर सारी चीज़ें गवर्नमेंट एक्ट में लिख देगी तो मुश्किल हो जाएगा ना, एक्ट को अमेंड करना मुश्किल है, क्योंकि बोथ हाउस में जाओ, अब रजामंदी लो, मेजोरिटी लो, तब वो एक्ट में चेंजेस होगा। तो गवर्नमेंट चंट और चालाक होती है, समझदार भी होती है, राइट, दोनों केसेस अपनाने पड़ते हैं हर आदमी को। वो क्या करती है, सारी चीज़ें एक्ट में नहीं लिखती, बेसिक चीज़ें प्रोविज़न में जो एक्ट में लिखती है, और उसको अप्लाई करने के लिए रूल्स अलग से बनाती है। क्योंकि रूल्स कभी भी बदले जा सकते हैं, जो गवर्नमेंट पावर में है, सत्ता में है, उसके लिए अलग से कोई मेजोरिटी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इनकम टैक्स रूल भी बनाए जाते हैं, प्रोविज़न में जो लिखा है उसे ढंग से अप्लाई करने के लिए रूल्स बनते हैं। तो पढ़ लें, इनकम टैक्स रूल 1962 के हैं, ये भी पढ़ने होंगे आपको इनकम टैक्स को समझने के लिए। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज लुक आफ्टर बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट। आप पढ़ चुके हैं CBDT, देखते हैं इंडिया में, बट लास्ट क्लास में बताया था 2 बोर्ड बने हुए हैं रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। एक होता है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो इनकम टैक्स के मैटर देखता है। एक होता है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जो GST और कस्टम की चीज़ें देखता है। तो CBDT जो इनकम टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो CBDT देखता है कि इनकम टैक्स ढंग से कलेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई चोरी तो नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही टैक्स पे करने में, लोगों को टैक्स समझने में। तो ये सारे प्रोविजन CBDT देखता है। तो CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इज एम्पावर्ड, इसे अधिकार दिया गया है टू मेक रूल्स, की रूल्स बना सकता है फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट, की एक्ट के जो पर्पस है, जो इनकम टैक्स का उद्देश्य है, मोटिव है, उसको पूरा करने के लिए अलग से रूल्स बना सकता है CBDT। फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के ढंग से चलाने के लिए द CBDT फ्रेम रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम CBDT रूल्स बनाता रहता है। These rules are collectively called इनकम टैक्स रूल 1962। इन्हें बोलते हैं इनकम टैक्स रूल 1962। यानी प्रोविजंस को ढंग से अप्लाई करने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं, जो डायरेक्शन इशू किए जाते हैं, उन्हें रूल्स बोलते हैं। रूल्स में भी सेम चीज़ हो सकती है, सब रूल वही, प्रोविजो मतलब एक्सेप्शन, एक्सप्लेनेशन। तो प्रोविजो टू अ रूल, सब रूल स्पेल आउट बताता है द एक्सेप्शन। प्रोविजो का मतलब पढ़ चुके हैं, एक्सेप्शन टू द लिमिट, कंडीशन, गाइडलाइन, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, किस तरह से कैलकुलेशन होगी, एज द केस में भी, जो भी परिस्थिति है, स्पेल्ड आउट इन रूल, सब रूल। द एक्सप्लेनेशन गिव क्लैरिफिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ द रूल। एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है, वो टेक्निकल वर्ड है जिसे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, लोग अलग अलग समझ सकते हैं, तो डिपार्टमेंट बताता है कि इस चीज़ का क्या मीनिंग है। It is important to keep in mind that along with Income Tax Act 1961, these rules should also be studied। ये रूल्स भी आपको पढ़ने होंगे, तभी आपको इनकम टैक्स ढंग से समझ में आएगा। क्लियर? तो जो CBDT है, वो अपने इनकम टैक्स के जो प्रोविज़न है, एक्ट के जो पर्पज़ है, उन्हें पूरा करने के लिए कुछ रूल बनाता है, ताकि इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में ईजी हो जाए, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो CBDT डायरेक्शन इशू करता है, उन्हें अब रूल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, सर्कुलर नोटिफिकेशन, ये भी बताया था लास्ट क्लास में, फिर से समझ लें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडिया में ज़्यादातर शहरों में है ये, राइट। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई प्रोसीजर चेंज किया है, कि पहले बोला था कि पहले अगर इनकम टैक्स में आप जॉब करते हैं तो पहले इस पर्सन के पास जाएंगे कंप्लेन लेके, फिर इसके पास जाएंगे, फिर इसके पास। एक हायरार्की होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में कि ऐसे से। अब मान लो प्रोसेस चेंज हो रहा है, डिपार्टमेंट बोला है नहीं, अब पहले इसके पास जाना होगा, फिर इसके पास, फिर इसके पास, ये प्रोसेस चेंज हुआ है। तो ये आम पब्लिक को बताना ज़रूरी थोड़ी है। तो डिपार्टमेंटल में कोई चेंज हुआ है, डिपार्टमेंट ने अपना कोई प्रोसीजर या रूल चेंज किया है, तो डिपार्टमेंट आपस में, जो इंडिया में सारे डिपार्टमेंट इनकम टैक्स के, उसको बताने के लिए नोटिस जारी करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर। तो सर्कुलर डिपार्टमेंटल होते हैं, इसे पब्लिक एट लार्ज को बताना कंपलसरी नहीं है, और ये डिपार्टमेंट अपनी एक्नॉलेजमेंट के लिए इशू करता है, डिपार्टमेंट प्रोसेस के लिए। हाँ, इसमें कोई ऐसी बात की गई है सर्कुलर में जो हमारे बेनिफिट की, मतलब आम जनता की बेनिफिट की, तो पब्लिक इसका फ़ायदा उठा सकती है, पर ये पब्लिक को बताना कंपलसरी नहीं है। डिपार्टमेंटल कोई चेंज है तो इसे इसके बताने के लिए सर्कुलर इशू किए जाते हैं। पर मान लीजिए इनकम टैक्स या CBDT ने कोई ऐसा चेंज किया है जिससे बताना ज़रूरी है, जैसे कोई टैक्स की रेट बदल दी है, टैक्स का टाइमिंग बदल दिया कि भाई इस टाइम तक टैक्स जमा कराना पड़ेगा, तो ये तो पब्लिक को बताना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन देना होगा, मतलब सूचना देनी होगी सरकार को, तो इसके लिए वर्ड होता है नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन पब्लिक एट लार्ज को बताने में, जब आप पब्लिक को बताना चाहते हैं, सबको बताना चाहते हैं, तो उसके लिए नोटिफिकेशन इशू किए जाते हैं। पढ़ लें।
सर्कुलर्स आर इशूड बाय CBDT. सर्कुलर CBDT इशू करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू डील विद सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड क्लैरिफाई डाउट को हटाने के लिए रिगार्डिंग द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट. कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम सर्कुलर होते हैं, ठीक है. सर्कुलर आर इशूड फॉर द गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर और द असेसी. है तो वो किसी पर्टिकुलर असेसी जो टैक्स पेयर उनके लिए निकाल सकता है या डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के लिए निकाल सकता है. द डिपार्टमेंट इज बाउंड बाय द सर्कुलर. डिपार्टमेंट के लोगों को सर्कुलर का चीज़ माननी ही पड़ेगी. वाइल सर्कुलर आर नॉट बाइंडिंग ऑन द असेसी. पर जो हम टैक्स पे जो टैक्स देते हैं उन पे अप्लाई नहीं होते हैं सर्कुलर. यस दे कैन टेक एडवांटेज बेनिफिशियल सर्कुलर. पर कोई बेनिफिट की बात की गई सर्कुलर में तो टैक्स पेयर उनका फ़ायदा उठा सकता है. पर सर्कुलर जनरली बाइंड नहीं होते हैं, असेसी पे बाइंड नहीं होंगे. ओनली डिपार्टमेंट के लोगों को सर्कुलर यानी इनकम टैक्स और CBDT के जो डायरेक्शन है वो मानने ही पड़ेंगे. नोटिफिकेशन आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. जब पब्लिक एट लार्ज को इन्फॉर्मेशन बतानी तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करेगी टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट. द CBDT इज ऑल्सो एम्पावर टू मेक एंड अमेंड रूल्स. कि आप रूल्स को चेंज कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट इशू बाय नोटिफिकेशन विच आर बाइंडिंग ऑन बोथ डिपार्टमेंट एंड असेसी. तो जो नोटिफिकेशन है वो दोनों पे अप्लाई होंगे. डिपार्टमेंट को भी माननी होगी बात और आम जनता असेसी मतलब टैक्स पेयर को भी माननी होगी. तो आई होप समझ में आ गया होगा डिफरेंस. नेक्स्ट, लीगल डिसीजन ऑफ द कोर्ट. अब एक्ट बन गया इंडिया में. अब क्वेश्चन उठता है क्या हम एक्ट को चैलेंज कर सकते हैं. कानून तो सरकार ने बनाया पर हमें लग रहा है कि इस एक्ट में कुछ कमी है तो क्या हम एक्ट को चैलेंज कर सकते हैं. बिल्कुल आंसर होगा यस, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है. सरकार ज़बरदस्ती कोई चीज़ आप पे थोप नहीं सकती. अगर आपको लग रहा है कि इस कानून में कुछ कमी है, ये पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है, इसमें ज़बरदस्ती की जा रही है आपके साथ, तो आप सुप्रीम कोर्ट यानी कोर्ट जा सकते हैं. जो नहीं सुप्रीम कोर्ट, आप कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे सरकार के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं. और अगर आप कोर्ट में जीत जाते हैं तो वही चीज़ मानी जाएगी. तो यानी कोर्ट जो डिसीज़न देता है वो एक्ट से सुपीरियर माने जाएंगे. एक्ट कोर्ट के नीचे चलेगा, कोर्ट से ऊपर नहीं है कोई भी, ठीक है. चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो, कोर्ट की बात माननी पड़ती है. कोर्ट जो कहेगा वो आपको मानना पड़ेगा. अब क्वेश्चन उठता है, पहले ही बताया था कोर्ट कौन से कोर्ट में जाएंगे. सबसे पहले आप लोअर कोर्ट में जाते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, लोअर कोर्ट में जाएंगे अपील में. लोअर कोर्ट में हार गए तो आप जाएंगे हाई कोर्ट और फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट. और सुप्रीम कोर्ट में हार गए तो घर बैठ जाएंगे, फिर आप आगे नहीं जा सकते हैं. अगर आपके फंडामेंटल का राइट का वायलेशन होता है तब तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं अपील. पर बाकी केसेस में ऐसे ही जाना होगा, पहले लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और आपका सुप्रीम कोर्ट. तो क्वेश्चन उठता है जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया फिर इनकम टैक्स में कोई चेंज होगा उसके. ऑब्वियसली एक्ट में कुछ और लिखा हुआ है, जज ने कोई ऑर्डर दिया है कोर्ट ने, तो वही ऑर्डर माना जाएगा. तो फिर आपको ऑर्डर भी पढ़ने होंगे, ठीक है. पर सारे डर ही नहीं, सारे नहीं पढ़ने होते. बेसिक बेसिक जो बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ होती हैं वही पढ़नी होती है जिनसे टैक्स में बहुत मेजर चेंज आए. और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की केस स्टडीज़ पढ़नी होती है, पर अभी नहीं आएंगी, आपके CA फाइनल में आएंगी. पर बस अभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि कोर्ट अगर कोई ऑर्डर देता है और एक्ट में कुछ और लिखा हुआ है, कोर्ट के ऑर्डर में कुछ और है, तो ऑर्डर ही प्रिवेल करेगा, कोई कोर्ट ऊपर माना जाएगा एक्ट से. केस लॉ रेफर टू डिसीजन. केस लॉ मतलब जो कोर्ट डिसीजन देता है, केस लॉ गिवन बाय कोर्ट. द स्टडी ऑफ केस लॉ इज इंपॉर्टेंट एंड अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ इनकम टैक्स. केस लॉ पढ़ने पड़ते हैं. केस लॉ के जो ऑर्डर होते हैं कोर्ट के, उनसे कानून बदल सकता है. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर Parliament to conceive and provide for all possible issue that may arise in implementation of any act. Parliament एक्ट बना सकती है, पर एक्ट बनने के बाद क्या प्रॉब्लम आ सकती है. पार्लियामेंट को भगवान तो है नहीं, तो उसे पहले से नहीं पता होता, बाद में पता चलता है कि ये प्रॉब्लम इस कानून में, तो इसलिए कई बार कोर्ट उन्हें चेंजेस करवाता है. हेंस द जुडिशरी जो न्याय की व्यवस्था है विल हियर द डिस्प्यूट, वो डिस्प्यूट सुनता है बिटवीन द असेसी, टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट के बीच, एंड गिव डिसीजन ऑन वेरियस इशूज़, और फिर वो डिसीजन देता है कोर्ट. द सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट को अपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं ऑफ द कंट्री. एंड लॉ लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज अ लॉ ऑफ लैंड. जो सुप्रीम कोर्ट कह देता है वही कानून बन जाता है इस देश का. जैसे राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बना, कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, चाहे आप हैप्पी हो चाहे अनहैप्पी हो, राइट. जो सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ है वो माना ही जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की बात माननी पड़ेगी. द डिसीजन गिवन बाय वेरियस हाई कोर्ट. हाई कोर्ट भी जब डिसीजन देते हैं, हाई कोर्ट आप समझते हैं जो स्टेट में होता है, हाई कोर्ट एक ही होगा. अब आप कहेंगे से नहीं सर हमारे तो हाई कोर्ट 2-3 जगह हमारे स्टेट में, वो बेंच होती है. मेन हाई कोर्ट एक जगह होती है. जैसे मैं राजस्थान से आता हूँ तो हाई कोर्ट कहाँ पे है राजस्थान में, जोधपुर में, पर उसकी बेंच जयपुर में, कैपिटल में भी है, ब्रांच या बेंच नहीं. इन रिस्पेक्टिव स्टेट विच इन विच हाई कोर्ट हैव जुडिक्शन, जहाँ पे हाई कोर्ट का जुडिक्शन है. जुडिक्शन होता है एरिया.
जैसे जो जोधपुर का हाई कोर्ट है वो राजस्थान का ही है, वो केवल यूपी और बिहार के केसेस नहीं सुनेगा, राइट। तो हाई कोर्ट का जुडिक्शन होता है, एरिया होता है, वही उसी के मैटर, उस स्टेट के मैटर ही वो सुनता है। तो केस लॉ आर डेल्ट विद एन फाइनल लेवल, केस स्टडीज़ आपके सी फाइनल लेवल में आएंगी, अभी आपकी केस स्टडीज़ नहीं आएंगी। बस आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर कोर्ट कोई ऑर्डर देता है और इनकम टैक्स में कुछ और लिखा है तो ऑब्वियसली कोर्ट की बात ही मानी जाएगी, इनकम टैक्स की बात नहीं मानी जाएगी। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। सर चार्ज ऑफ इनकम टैक्स मतलब, चार्ज मतलब लगाना, टैक्स लगाना। अगर ये बेसिक कंडीशन जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये फुलफिल कर देते हैं तो आप इनकम टैक्स देंगे इंडिया में। इस सेक्शन का मतलब ये सेक्शन 4 को बोलते हैं चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। अगर ये कंडीशन आप सेटिस्फाई कर देते हैं तो यू आर लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया, आपको भारत में टैक्स देना होगा। अब वो क्या है बेसिक कंडीशन, बहुत ईजी है समझनी। सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज द चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन होता है ये अप्लाई अगर होता है तो ऑब्वियसली यू आर लायबल टू पे टैक्स, आपको टैक्स देना होगा अगर ये कंडीशन पूरी कर देते हैं। विच प्रोवाइड्स दैट, जो बताता है टैक्स शैल बी चार्ज, टैक्स लगाया जाएगा एट द रेट प्रिस्क्राइब, जो कि रेट बताई गई है। एनुअल फाइनेंस एक्ट जो आता है बजट उसमें, या इनकम टैक्स एक्ट में, बोथ। जो बजट आता है उसमें भी टैक्स की रेट होती है, अगर बजट में नहीं लिखी है तो इनकम टैक्स में भी लिखी होती है टैक्स की रेट, तो उन्हीं रेट से आपको देना होता है इनकम टैक्स। द चार्ज इज ऑन एवरी पर्सन स्पेसिफाइड द सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 क्लॉज 31 सॉरी। तो जो चार्ज है जो इनकम टैक्स देना है वो पर्सन को ही देना है, जो कि डिफाइन कर रखा है। पर्सन में कौन कौन आएंगे वो हम पढ़ेंगे आगे। तो पर्सन यानी मैं भी एक पर्सन हूँ, आप भी एक पर्सन है, तो एक पर्सन को टैक्स देना होता है जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 31 में। टैक्स इज चार्जेबल ऑन टोटल इनकम, आपको टोटल इनकम पे टैक्स देना होता है। अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बताया था, अकाउंट में फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं, उसी चीज़ को इनकम टैक्स वाले प्रीवियस ईयर बोलते हैं, जो अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में एंड होगा। अभी करंट प्रीवियस ईयर चल रहा है, 1 अप्रैल 25 से स्टार्ट हो चुका है, एंड होगा 31 मार्च 26 को। एंड नॉट द असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर, असेसमेंट जिस साल आपकी कैलकुलेशन होती है टैक्स की। तो जो आप इनकम कमाते हैं प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं। हाँ कुछ एक्सेप्शन अभी आप पढ़ेंगे कि कमाना भी सेम ईयर में होता है, टैक्स भी सेम ईयर में देना होता है, तो वो एक्सेप्शंस में कवर्ड होंगे जो आगे पढ़ेंगे। वैसे रूल ये है कि कमाएंगे आप प्रीवियस ईयर में, अकाउंटिंग ईयर में, और नेक्स्ट ईयर आप टैक्स देंगे। जैसे अभी प्रीवियस ईयर चल रहा है, 1 अप्रैल 25 से स्टार्ट हो चुका है, एंड होगा 31 मार्च 2026 को। तो इन 12 मंथ में जो आप कमाएंगे उस पर टैक्स देना है 26-27 में। असेसमेंट ईयर एक साल आगे चलता है, ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 26 से, एंड होगा 31 मार्च 27 को। तो कमाना होता है प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर को अकाउंट में अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, उसी चीज़ को इनकम टैक्स वाले प्रीवियस ईयर बोलते हैं। और जो असेसमेंट ईयर होता है वो एक साल आगे चलता है, उस साल आपको टैक्स होता है। पर कुछ एक्सेप्शन है कि कमाना भी सेम ईयर में होगा, टैक्स भी सेम ईयर में चार्ज होगा, वो आप आगे पढ़ेंगे। और 4 टैक्स शैल बी लेविड, लेविड मतलब चार्ज होता है इन अकॉर्डिंग विद एंड सब्जेक्ट टू द वेरियस प्रोविजन कंटेन इन द इनकम टैक्स एक्ट। जो इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे चार्ज किया जाता है। क्लियर। दिस सेक्शन इज द बैकबोन ऑफ द लॉ ऑफ इनकम टैक्स, ये सेक्शन बैकबोन है इनकम टैक्स की, रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि ये कंडीशन पूरी होने पे टैक्स लगेगा। वापस समझ लें, सेक्शन 4 एक चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन का मतलब होता है अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो आपको टैक्स देना होगा। पहला था कि जो रेट बताई जाएंगी फाइनेंशियल बजट जो आता है हर साल उसमें, अगर उसमें नहीं बताएंगे तो इनकम टैक्स एक्ट में जो रेट है उन रेट से आपको टैक्स देना होगा। अगर आप पर्सन की कैटेगरी में आते हैं तो आपको टैक्स देना होगा। क्या होता है पर्सन हम आगे पढ़ेंगे, पर फॉर नॉलेज मैं भी एक पर्सन हूँ, आप भी एक पर्सन है। थर्ड पॉइंट में लिखा हो गया है जो आप प्रीवियस ईयर में टोटल इनकम जो कमाते हैं उसमें टैक्स देना होगा आपको। अगले साल जो कमाएंगे उस पर इस साल नहीं देना होगा वो, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स देना होता है, पर कुछ एक्सेप्शन है कि सम कमाना भी सेम ईयर में पड़ेगा और आपको अभी टैक्स देना पड़ जाएगा, वो एक्सेप्शन आगे पढ़ेंगे। और फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो इनकम टैक्स लगाया जाएगा जो इनकम टैक्स में प्रोविज़न है उसी के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा, जो बताएगा कि कब देना है, कैसे कैलकुलेट करना है, वो सारी चीज़ें फोर्थ पॉइंट में लिखी गई हैं। This section is the backbone of the law of income tax insofar as it serves the most operative provision of the tax liability of a person spring from this section। इससे टैक्स लाइबिलिटी पता चलती है उस आदमी को देना ही देना। पर्सन की डेफिनेशन आगे आएगी, पर उन्होंने यहाँ पे भी लिख रखा है पर्सन में इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन में, और आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है वो डिटेल में पढ़ेंगे। एसोसिएट पर्सन बी ऑफ आई कितना होता है, क्या होता है, अब फर्म क्या होती है, कंपनी क्या होती है, हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी नहीं पढ़े, इसी चैप्टर में 2-3 पेज बाद उनकी डेफिनेशन आएगी, ढंग से पूरा बताया गया, तब हम डिस्कस करेंगे। अभी आप पढ़ लें कि एक पर्सन, मैं भी एक पर्सन हूँ, आप भी एक पर्सन है, तो इनकम टैक्स देना होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।